हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी रिजल्ट पर। अभी हमारा सीरीज चल रहा है मध्यकालीन भारत का इतिहास। उसमें हमने अभी पिछली क्लास में पढ़ा था जो दिल्ली सल्तनत है, उसमें दिल्ली सल्तनत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं हमें। किसी का आत्मकथा से मिलते हैं। कई सारे लेखक हैं जैसे अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो की रचनाएं हैं जो फ़जाइल उल फुतूह, तुगलकनामा और फिरोज शाह तुगलक, हसन निजामी, जियाउद्दीन बरनी, मलिक सामी, जिया नक्शी, ये सारे जो उस टाइम के इतिहासकार रहे हैं, इनके लिटरेचर से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से शासक रहे हैं, कौन से शासक का कितने समय तक काल रहा है और कितना कौन से वंश ने कब कब शासन किया, ये सारी जानकारी हम आपको पिछले वीडियो में दे चुके हैं। तो अब हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी और उसके बारे में हम सारी जानकारी पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था जिसको लाहौर वाला इलाका जो है शासन करने के लिए इफ्ता के तौर पे मोहम्मद गौरी के द्वारा दिया गया था। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? 1206 तक। इसका शासन वो था 1290 तक। ये गुलाम वंश भी 3 वंश में डिवाइडेड है। कुतुबी वंश, शमसी वंश और बलवनी वंश, ये तीनों क्या थे? तुर्क जाति के थे। गुलाम वंश में जितने भी शासक हुए हैं सब तुर्क जाति के थे। सबसे पहला जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक है जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। उसके बाद आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया, बहराम शाह, मसूद शाह, महमूद, बलबन, कैकुबाद और कैगमर्स। इसमें से सारे शासक इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो कुछ इम्पोर्टेंट शासक हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसके बाद इल्तुतमिश है, रजिया का हम शासनकाल पढ़ेंगे और इसमें से हम बलबन का शासनकाल पढ़ेंगे और अंतिम शासक कौन था? कैमूस का शासनकाल भी हम पढ़ेंगे जो कि ये गुलाम वंश का अंतिम शासक था, इसलिए कैमूस को भी हम पढ़ेंगे। तो ये 3-4 महान शासक हैं जो हमें पढ़ने हैं। गुलाम वंश का नामकरण कैसे हुआ? गुलाम वंश का नामकरण ऐसे हुआ कि तीनों वंश जो संस्थापक हैं, तीनों वंशों के संस्थापक गुलाम हालांकि दासता से मुक्त थे, लेकिन जो पिछले शासक थे उनके गुलाम हुआ करते थे, उन्होंने अपने वंश का नाम गुलाम रखा। मामूलिक वंश, मामूलिक का अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न संतान। इलवरी तुर्क का मतलब होता है इल्तुतमिश व बलबन की इलवरी तुर्क जाति। एक इलवरी एक तुर्क जाति है और आदि तुर्क का मतलब है भारत में तुर्क सत्ता के संस्थापक। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। 1206 से 1210 तक इसका शासनकाल रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। 1206 में स्थापना की इसने गुलाम वंश की और दिल्ली सल्तनत की भी इसने स्थापना की। भारत में तुर्क शासन का संस्थापक। चंद्रमा का स्वामी कहा जाता था, ये तुर्क जाति का था। निसापुर ईरान के गुलाम बाजार से काजी फखरुद्दीन ने खरीदा इसको और मोहम्मद गौरी ने गजनी में खरीदा। मोहम्मद गौरी का ये गुलाम था, मोहम्मद गौरी इसको गजनी से खरीद के लाया था। 1208 में गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने दास्ता मुक्ति पत्र दिया। इसको शासन करने के लिए जो उसका मोहम्मद गौरी का भाई था, भतीजा था गयासुद्दीन महमूद, उसने इसको दास्ता मुक्ति पत्र दिया 1208 में। कुछ उपाधियाँ थीं जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने हासिल की थी। प्रमुख उपाधियाँ: गौरी द्वारा अमीर आखूर, अश्वशाला का अध्यक्ष जिसको उपाधि दी गई थी अमीर आखूर। 1192 में गौरी द्वारा भारतीय प्रदेशों पर प्रथम एकता मोहम्मद गौरी ने किसको दी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को 1192 में। कुरान का सुरीला पाठ करता था ये। लाल बख्श व हातिम सेकंड, लाखों का दान। पील बख्श, हाथियों का दान। ये कुछ इसके टाइटल्स हैं, नाम हैं जो इसको मिले थे। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक 25 जून 1206 को दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। कभी भी सुल्तान की उपाधि इसने हासिल नहीं की। मलिक तथा सिपह सलाहकार के रूप में शासन किया इसने, यानी जो अपना शासक है वो अपना राजा किसको? मोहम्मद गौरी को ही मानता था, उसकी जगह अपना मलिक या सिपह सलाह के रूप में इसने शासन किया। इसने कभी अपने आप को सुल्तान की उपाधि नहीं दी। अपने नाम के सिकवे व खुतबा नहीं चलाए इसने।
राजधानी क्या बनाई? लाहौर। इसकी मृत्यु हुई 1210 में लाहौर में। चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई। चौगान एक घोड़े से खेलने वाला गेम है, इसके चलते इसकी मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक की, इसने कभी भी खुद को सुल्तान की उपाधि नहीं दी। लाहौर को इसने अपनी राजधानी बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की कुछ सैन्य उपलब्धियां थीं। सैन्य उपलब्धियों में क्या था? जब वो गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था, यानी मोहम्मद गौरी के शासन में उसने तराइन का द्वितीय युद्ध किया 1192 में, चंदावर का युद्ध किया 1194 में, रणथंभौर का युद्ध किया 1195 में, और कलिंजर व जैजाक भुक्ती का युद्ध हुआ 1208 में। ये 4 लड़ाइयाँ उसने गुलाम के रूप में करी हैं। और जो शासक के रूप में, जब वह दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, उसने गुलाम वंश का संस्थापक बना, तब उसने शासक के रूप में जो युद्ध किए हैं, गजनी के यलदौज से युद्ध हुआ, मुल्तान के कोबाचा से युद्ध हुआ, बंगाल में खिलजी सरदारों को हराकर अली मर्दान को इब्तदार बनाया। बंगाल के जो सरदार थे उसको हराकर वहाँ का इब्तदार किसे बनाया? अली मर्दान को। ये उसकी लड़ाइयाँ थीं जो उसने कुछ गुलाम के रूप में और कुछ शासक के रूप में उसने की हैं। भारत में इस्लामी वास्तुकला। भारत में इस्लामी वास्तुकला के साक्ष्य कैसे कैसे मिलते हैं? कौन कौन से साक्ष्य मिलते हैं? भारत में गुंबद निर्माण व मेहराब निर्माण, जो आप गुंबद इस तरीके से देखते हैं, ये मस्जिद के ऊपर बना रहता है, इस तरीके की जो कलाकृति है वो भारत में आई, इस्लामी वास्तुकला है ये। इसके बाद ये मेहराब है, जो दरवाजे या गेट पे बनता है, ये मेहराब है। ये निर्माण कला भी इस्लाम के थ्रू भारत में आई है। इसका मूल कहाँ से है? रोम बैजेंतिया साम्राज्य से, अरब से आई भारत में। कुरान की आयत, कमल, स्वास्तिक आदि का प्रयोग हुआ है। मानव व पशु आकृति का प्रयोग नहीं हुआ है। कुतुबुद्दीन ऐबक की कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियां थी। सांस्कृतिक उपलब्धियों प्रमुख साहित्यकार कौन कौन थे? मोहम्मद इब्न मुबारक, जिसकी रचना थी साजार आंसाब, आदाब उल मुलूक। हसन निजामी की रचना थी ताज उल मासिर 1192 में। ये दूसरी इसकी जो कलाकृति है वो कुब्बत उल इस्लाम, जो कि दिल्ली में एक भारत की पहली मस्जिद है। कुब्बत उल इस्लाम दिल्ली में भारत की प्रथम मस्जिद है। कौन सी? दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर में है। चौहान राजा विग्रह राज चतुर्थ का संस्कृत विद्यालय हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की इस पे आकृतियाँ या उकेरा गया है। इस पे अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में है। सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार जो दिल्ली में स्थित है, उस किसके नाम पर बनाई गई है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। इल्तुतमिश द्वारा इसका निर्माण किया गया। फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसमें 5वीं मंजिल जोड़ी गई। कुतुब मीनार के बारे में कुछ जानकारी है इसमें, जो दिल्ली में स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अन्य 3 मंजिलों का निर्माण करवाया इल्तुतमिश ने। उसके बाद जो 5वीं मंजिल थी वह जुड़वाई किसने? फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल इसमें जोड़ी और कुतुब मीनार का जीर्णोद्धार करवाया। 1169 में बिजली के कारण क्षतिग्रस्त हुई थी, तब फिरोज शाह तुगलक ने जीर्णोद्धार कर उसका 5वीं मंजिल भी इसमें जोड़ी। कुतुबुद्दीन ऐबक सूफी संत कुतुबुद्दीन ख्वाजा बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा गया। कुतुबुद्दीन ख्वाजा बख्तियार काकी के नाम पर वो एक सूफी संत हुए। लाल व पीले बलुआ पत्थर संगमरमर का प्रयोग हुआ है इसको बनाने में। 1993 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में इसको शामिल किया गया। 1993 में कुतुब मीनार को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। लाल कोट के अवशेषों का पर निर्मित है ये। 1505 में भूकंप के कारण इसमें नुकसान हुआ। सिकंदर लोदी ने भी जीर्णोद्धार करवाया। 1803 में रॉबर्ट स्मिथ ने जीर्णोद्धार करवाया। व कपोला जोड़ा जिसे स्मिथ फॉली कहा जाता है, तो रॉबर्ट स्मिथ ने 1803 में भी इसका जीर्णोद्धार करवाया। सिकंदर लोदी ने भी इस पर जीर्णोद्धार करवाया है। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन 1206 से 1210 तक हुआ। 1210 में उसकी मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत यानी गुलाम वंश का शासक रहता है कौन? शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जिसने 1211 से 1236 तक जो इसका शासन काल रहा गुलाम वंश के अंदर। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है किसको? शमसुद्दीन इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इल्तुतमिश को। सामान्य परिचय देखें इसका, तो इलवर ये भी तुर्क था। ऐबक का गुलाम व दमान था।
कुतुबुद्दीन ऐबक का ये दामाद और गुलाम था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1 लाख जीतल में खरीदा था। इल्तुतमिश गुलामों का गुलाम है। गुलामों को गुलाम क्यों कहा जाता है? क्योंकि मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसका जो शासन था, इसका शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, वह इसका मालिक था, और ये गुलाम था इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो ये गुलामों का गुलाम था। 1205 में दास्ता मुक्ति, 1206 में बदायूं का इसको इब्तिदार बनाया गया। शासन स्थापना देखा इसमें तो ऐबक के उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी आराम शाह कुतुबी वंश का अंतिम शासक, जो जूद के युद्ध में 1211 में हराया। 1211 में सुल्तान बनाए। वास्तविक संस्थापक कहते हैं इसको। सुल्तान की उपाधि ली इसने खलीफा द्वारा। राजधानी क्या बनाया? दिल्ली। कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी लाहौर बनाई थी, इल्तुतमिश ने राजधानी दिल्ली बनाई। इसकी मृत्यु हुई अप्रैल 1236 में। इसने सबसे पहले सुल्तान की उपाधि हासिल की। गुलाम वंश की स्थापना के बाद इसमें बहुत सारी चुनौतियां आईं। जो आसपास के राज्य थे उन्होंने इस पर आक्रमण करना स्टार्ट हुए। तो क्या क्या चुनौतियां रही हैं वो देखते हैं। यल्दौज से क्या हुआ? तराइन का तृतीय युद्ध हुआ 1215 और 16 में। गजनी के प्रभाव से दिल्ली स्वतंत्र हुआ। कोवाचास के साथ युद्ध हुआ 1228 में। कोवाचा का दमन हुआ। सिंधु में इसने आत्महत्या कर ली। मंगोल भी आए। चंगेज खां का उत्तर पश्चिम सीमा पर आगमन हुआ। ईरान शासक ख्वारिज़्म के पुत्र जलाउद्दीन मंगरवर्णी को सहायता नहीं दी। भारत का मंगोल आक्रमण टल गया। मंगोल का आक्रमण गुलाम वंश पे आया, लेकिन आने से चंगेज खां भारत में एंट्री नहीं हो पाई उसकी, और वहीं से वह वापस हो गया। आंतरिक विद्रोह का सामना भी करना पड़ा इन्हें। बंगाल में अली मर्दान का विद्रोह, इल्तुतमिश का बेटा नसरुद्दीन गया, वहाँ पे उसने संभाला। सूबेदार मलिक जानी, गंगा यमुना दोआब, राजपूतों से संघर्ष, ये सारी इसमें आंतरिक चुनौतियां उनको सामना करना पड़ा। अमीर वर्ग के षड्यंत्र। अमीर यानी कि जो उच्च पदाधिकारी होते थे उनको अमीर कहा जाता था। राजा के दरबार में जो भी उच्च पदाधिकारी थे उन्हें अमीर कहा जाता था। वो भी षड्यंत्र किया करते थे। तुर्कानी चहलगामी दल चालीसा का गठन हुआ। 40 तुर्क दासों का समूह जिसे दल चालीसा कहा जाता है। तो अमीरों का दमन भी हुआ इल्तुतमिश के शासनकाल में। भारत का प्रथम मकबरा सुल्तानगढ़ी कहाँ पे है? दिल्ली में। 1231 में इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया सुल्तानगढ़ी भारत का पहला मकबरा दिल्ली में। अब प्रशासनिक सुधार क्या हुए गुलाम वंश के टाइम पे? प्रशासनिक सुधार क्या हुए? फारसी राजतंत्र परंपरा को अपनाया। वंशानुगत राजतंत्र चल रहा था। रजिया को सुल्तान बनाया। रजिया एक पहली महिला और आखिरी महिला थी जो गुलाम वंश में शासन बनी है दिल्ली सल्तनत की। केंद्रीय सेना हम से कुल्ब का गठन हुआ। मुद्रा में सुधार हुआ। शुद्ध अरबी सिक्कों का प्रचलन। टंका 175 ग्रेन का चांदी का सिक्का होता था। जीतल जो तांबे के सिक्के होते थे, तांबे के सिक्के को जीतल कहते थे, और टंका चांदी का सिक्का। सिक्कों पर टकसाल का नाम हुआ करता था। न्यायिक सुधार। दिल्ली में संगमरमर के शेर के गले में न्याय की घंटी, यानी जो किला है, लाल किला है, उसके बाहर एक शेर के बाहर घंटी बंधी हुई होती थी। जो भी आम जनता वहाँ पे आती थी उस घंटी को बजा के अंदर गुहार लगा सकती थी। इस तरीके की न्याय व्यवस्था वहाँ पे बनाई गई थी। नगरों में काजी व अमीर दात की नियुक्ति हुई। एकता व्यवस्था क्या हुई? अरबी भाषा का शब्द एकता व्यवस्था। इसका अर्थ है राजस्व प्राप्ति हेतु आवंटित भूखंड। राजा अपना कोई भी हिस्से का भूखंड एक किसी व्यक्ति विशेष को देके वहाँ का राजस्व प्राप्ति की जिम्मेदारी उसको देता था, जिसे एकता व्यवस्था कहते थे। भारत में इसे गौरी ने लागू किया था और कुतुबुद्दीन ऐबक को सबसे पहले इक़्तिदार बनाया था। भारत में व्यवस्थित रूप से इल्तुतमिश ने लागू की एकता व्यवस्था। भूमि का आवंटन, राजस्व संग्रह, सेना का रखरखाव और कानून व्यवस्था, ये चारों जिम्मेदारियां इक़्तिदार को दी जाने लगी। इक़्ता प्रमुख क्या होते थे? इक़्तिदार, बली, मुफ्ता या बजायदार। सुल्तान द्वारा इनकी नियुक्ति होती थी। स्थानांतरणीय पद होता था, वंशानुगत नहीं होता था। ये खर्चे के बाद शेष राजस्व फवाजिल सुल्तान को वापस किया जाता था। लेखा परीक्षक, दीवान ये आला एक डिपार्टमेंट हुआ करता था। इक़्ता के प्रकार, इक़्ता या तमालिक, ये सामान्य रूप से होता था। इक़्ता एस्ती गलाल बौद्धिक वर्ग को दिया जाता था। परिवर्तन क्या हुए? परिवर्तन, बलबन ख्वाजा दीवान को जांच अधिकारी बनाया गया। बलबन ने
अलाउद्दीन खिलजी छोटी एकता समाप्त की। मोहम्मद बिन तुगलक बली नामक पद का सृजन करके इक़्तिदार से प्रशासनिक व राजस्व अधिकार लिए। मोहम्मद बिन तुगलक जब शासनकाल में आया तो उसने इक़्तिदार हटा करके वहाँ से उसने क्या किया, बली नामक पद का सृजन किया। अब पूरा राजस्व पहले पूरा राजस्व सुल्तान के पास नहीं आता था, इक़्तिदार के पास पूरा राजस्व रहता था। अब मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से पूरा राजस्व जो भी इकट्ठा होगा वह सुल्तान के पास जाएगा, वहाँ से जो भी खर्च होंगे वो सैंक्शन किए जाने लगे। फिरोज शाह तुगलक वंशानुगत अधिकार, यह प्रणाली अकबर के समय पे ख़त्म हो गई, इक़्तिदार प्रणाली। अन्य तथ्य के बारे में इसमें बात करें तो धार्मिक कट्टरता, हालांकि प्रशासन में धार्मिक कट्टरता नहीं थी। उज्जैन के महाकाल मंदिर को लूटा। भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहार रूप से संभव नहीं है, ये कथन है। सूफी संतों का सम्मान। शेख नक्शबी सुगरा पिताजी कहकर संबोधन। वास्तुकला में सुल्तानगढ़ी मकबरा दिल्ली में सबसे पहला मकबरा भारत का पुत्र नसरुद्दीन के लिए उसने बनवाया था, सुल्तानगढ़ी मकबरा। नागौर राजस्थान अतारकिन का दरवाज़ा बनवाया। दिल्ली में हौज शमसी व मदरसा-ए मुइज्जी का निर्माण करवाया। आदाब-ए-हर्ब युद्ध कला का फारसी ग्रंथ है, फ़क्र मुदफ़्फ़िर द्वारा इसको लिखा गया। दिल्ली के सिंहासन का अपहरणकर्ता कहा गया, आर.पी. त्रिपाठी द्वारा। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा गया, ईश्वरी प्रसाद द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने खाका बनाया, इल्तुतमिश ने उसे मूर्ति रूप दिया। निजामी ने ऐसा लिखा, ऐबक ने जिस दिल्ली सल्तनत की सीमा एवं रूपरेखा बनाई उसका पहला सुल्तान इल्तुतमिश था, हबीबुल्लाह का एक कथन है। ये कुछ राइटर्स हैं जिनने ये शासक के बारे में कथन कहे हैं, ये उनके बारे में जानकारी है। इसके बाद आती हैं गुलाम वंश की सबसे इम्पोर्टेंट शासक, एकमात्र महिला शासक रजिया सुल्तान, जिसका शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी तक रहा। कितनी कठिनाइयाँ इनको एज ए महिला और एज ए शासक सामना करना पड़ा, इन सारी चीज़ों के बारे हम बात करेंगे। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, रजिया सुल्तान के बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कैसी लगी आपको हमारी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।